ई कॉमर्स से आप क्या समझते हो? ई कॉमर्स क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। हमारे पास इंटरनेट एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ही तो है। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड, जहां पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, उसे ही बोलते हैं कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब खरीदना और बेचना चल रहा है। कहाँ पर? इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट पर। उसे ही ई कॉमर्स बोलते हैं। सरल भाषा में बोलूँ तो ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस करना। राइट, ऑनलाइन बिजनेस करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। बहुत सारे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ई बिजनेसेस हो रहे हैं, ई कॉमर्स हो रही है, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, OLX हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को इंटरनेट पे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? ऑनलाइन ही चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं। एक ई कॉमर्स जो है ना, एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बनती जा रही है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते करते, जैसे कि वेबसाइट का यूज़ करना, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करना एंड सोशल मीडिया का यूज़ करते करते अपने बिजनेसेस को लोगों तक स्प्रेड कर रही है, फैला रही है, पहुंचा रही है। और लोग उन्हीं इंटरनेट के माध्यम से ही, उन्हीं ऐप्स के ज़रिए, मीशो एक खुद में एक ऐप है ना, ऐसी अमेजन की भी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट, उन्हीं ऐप्स और उन्हीं सब के ज़रिए हम क्या करने लगे हैं? आजकल घर बैठे बैठे चीज़ों को खरीदने लग गए हैं। इतना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है ना सब कुछ, कि हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, हमें कुछ चीज़ के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। हमें जो चाहिए फ़ोन पे सर्च करना है, तुरंत ऑर्डर करना है, घर पे ऑर्डर आ जाएगा, बात खत्म, हो गया हमारी शॉपिंग। यही क्या है? यही है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें बिजनेस को कहाँ पे किया जाता है? इंटरनेट पे किया जाता है, उसे ही बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लोगों को अलाउ कर दिया है, इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ को ईजी बना दिया कि तुम घर के किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से बैठ के किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हो, चीज़ों को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। यही है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स ने एक बहुत वास्ट एरे ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया गया है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, अगर हम अपनी दुकानों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, लोकली ढूंढते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम वही प्रोडक्ट ऑनलाइन ढूंढते हैं, मोबाइलों पे ढूंढते हैं, तो वो हमें तुरंत मिल जाएंगे, क्योंकि एक ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है कि हम जो चाहे मर्जी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास भंडार है। ठीक है, और ई कॉमर्स की जो ट्रांजैक्शंस होने लग गई हैं, वो आजकल डिजिटल ही होने लग गई हैं। हम डिजिटल ही सामान खरीदेंगे, कहने का मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे। कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, पेटीएम है, UPI है ना। तो हम सब क्या करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यही है ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स कुछ भी नहीं, इंटरनेट पर बिजनेस करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस है, ऐसा मार्केट प्लेस जिसको छुआ तो नहीं जा सकता, जिसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पर बिजनेस हो रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, OLX, मिंत्रा, ये सब शामिल हैं। तो आई होप कि आपको ई कॉमर्स क्या होता है वो क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वाई ई कॉमर्स, आखिर ई कॉमर्स ही क्यों? कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ई कॉमर्स के एडवांटेज बता दिए कि आखिर ई कॉमर्स इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, क्यों चाहिए आज की डेट में हमें ई कॉमर्स, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारे पॉइंट आप वाई ई कॉमर्स में लिख सकते हैं, या कह लूँ, या फिर एक ही शब्द में कहूँ तो ये एडवांटेज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स का? सबसे पहला एडवांटेज है कन्वीनियंस। वो बहुत ज़्यादा ना कन्वीनियंस हो गया है, जो भी बायर है, जो भी खरीदने वाला है, उसके लिए। मैंने बताया ना कि उसे तैयार होके, सज सवर के, इतना टाइम वेस्ट करके, ट्रैवल का खर्चा दे के बाहर जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, मॉल्स जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो क्या, घर बैठे बैठे भी शॉपिंग कर सकता है। और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? वो पॉसिबल हो पाया है ई कॉमर्स की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, बहुत अच्छी सुविधा ये बायर को दे रहा है। बायर परेशान भी नहीं होगा और अच्छे से कंपैरिजन भी कर पाएगा। कंपैरिजन क्यों कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो अच्छे से कंपैरिजन कर पाएगा। प्लेस के लिए भी वो
कन्वीनियंस होगा, किसी भी प्लेस से शॉपिंग कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, कंपेयर करके कर सकता है, एंड ट्रैवल का टाइम जो है वो भी बचा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है। ठीक है। दूसरा, इसमें हमें बहुत सारे ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, इतने सारे, जो मर्जी चाहे हम खरीद सकते हैं, वाइडर सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा है कि हमारे पास 1000 प्रोडक्ट है चॉइस करने के लिए, चूज़ करने के लिए, और हमें खरीदना एक है। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकली देखते हैं, फिजिकली में 10 प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स सारे प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हैं, हम जो चाहे वो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, जो इसकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई है। वो कैसे? जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, ओवरहेड कॉस्ट किन्हें कहते हैं? जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती प्रोडक्ट से, वो सारे कंपनी के एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी करती है लेकिन वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे कि रेंट पे करना, उस जिसमें भी वो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं वहाँ का रेंट पे करना, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो ऐसे सारे खर्चों से बच जाते हैं हम ई कॉमर्स में, क्योंकि हमें एक फिजिकल लोकेशन तो चाहिए ही नहीं। फिजिकल लोकेशन चाहिए नहीं तो ऑटोमेटिकली ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है। और ये किसको फ़ायदा होता है? ये ऑफिस वालों को फ़ायदा होता है, मतलब कंपनी वालों को फ़ायदा होता है। ई कॉमर्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइजेशन है। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है, देखा है आपने कभी भी, आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, चाहे वो रील्स पर हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, तो यूट्यूब भी उसी तरह के ऐड आपको दिखाने लगता है। फिर उसी तरह की रील्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हंसी की रील्स देखोगे तो आपके पास सारी रील्स हंसी वाली आने लगेंगी। अगर बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाली रील देखोगे आप, तो सारी रोमांटिक वाली रील आने लगेंगी। तो ये क्या हो रहा है? ये उन सबको पता है, ये ब्राउजिंग एंड परचेजिंग हिस्ट्री, ये हमारी जितनी भी हिस्ट्री है उससे वो पता करते हैं, उससे वो उन्हें पता होता है कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। पता है, अभी कुछ दिन पहले ना मैं वेबसाइट बनाने की सोच रही थी, क्योंकि मैंने सोचा आप सब लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन वेबसाइट बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो मैं फ्री वाली देख रही थी कि फ्री वाली कैसे बन जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। तो जितने भी ऐड थे ना कि डोमेन खरीद लो, ऐसे सारे ऐड मुझे शो होने लग गए। वो किस पे होने लग गया? मेरी पर्सनलाइजेशन पर, मेरी हिस्ट्री पर, मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री पर, कि मैंने क्या क्या सर्च किया है उसके हिसाब से वो मुझे ऐड दिखाने लग गए। तो ऐसे ही होता है ई कॉमर्स में, जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते, देख रहे होते, तो उन्हें पता लग जाता है आप कौन सी ऑडियंस को उन्हें टारगेट करना चाहिए, किस एडवर्टीजमेंट के साथ। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन भी होता है। अगर आगे की बात करूँ, 5 पॉइंट ग्लोबल रिच, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो कि ग्लोबली हर जगह फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अगर दुकान लगाना चाहो, अपना बिजनेस खोलना चाहो, तो कहाँ खोल सकते हो? एक गली के अंदर खोल सकते हो, ठीक है, वो दिल्ली में फैल सकता है, दिल्ली से ज़्यादा मुंबई में फैलेगा। ग्लोबली एक वास्ट मार्केट प्लेस कौन है? ई कॉमर्स है, जिसको हम कहीं तक भी फैला सकते हैं। अब यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये कहीं के भी लोग देख सकते हैं, चाहे नेपाल के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, कहीं के भी लोग देख सकते हैं। ग्लोबली रिच मिल चुकी है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। तो 6th पॉइंट में क्या है कि जो हम बाइंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होने लगता है, और जिससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। वो बाइंग प्रोसेस तेज कैसे होने लगता है? सिंपल सी बात है, हम कुछ ऑर्डर करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ट्रैवल टाइम घट जाएगा। जब हम ट्रैवल टाइम करके जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे, फिर वो उस दुकान में अगर नहीं मिला तो दूसरी दुकान में जाएंगे, दूसरी दुकान में भी नहीं मिला तो तीसरी में जाएंगे। तो जो बाइंग प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है ना, वो नहीं लगता, ना तो ट्रैवल टाइम लगेगा ना ही कुछ लगेगा। तो बाइंग प्रोसेस को एक स्पीड मिल जाती है, और जिससे क्या होता है, जो बायर्स होते हैं उनका टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो यही था 6 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको रीटारगेट करना, दोबारा से टारगेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है, क्योंकि जो भी वो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जो भी वेब पोर्टल वो खोल रहे हैं, इन सब के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, दोबारा से ईमेल्स भेज सकते हैं, उनके वेब पेज पे दोबारा से एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं आपने हमसे परचेज किया था, बहुत कैसा फीडबैक रहा। ठीक है, कूपन भेज सकते हैं, कूपन दे सकते हैं, तो उनको रीटारगेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये भी ई कॉमर्स का एक फ़ायदा है। और 8वां कि इसमें रिव्यू भी अवेलेबल होते हैं। देखा है ना कि हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके नीचे उसके रिव्यू होते हैं। मीशो से हम कुछ भी सामान मंगाते हैं तो उसके नीचे उसके रिव्यू होते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से हम रिव्यू भी देख सकते हैं और जजमेंट के बेसिस पे सामान को परचेज कर सकते हैं। अगर बैड रिव्यूज़ होंगे तो हम क्यों खरीदेंगे, है ना, नहीं खरीदेंगे ना। तो ये थे कुछ फ़ायदे किसके, ई कॉमर्स के। तो आई होप कि आपको ई कॉमर्स के एडवांटेज क्लियर होंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि इसमें पर्सनल टच नहीं मिल पाता, हम सामान को छू नहीं पाते, तो हमें पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। एक
कस्टमर जब भी कोई भी सामान खरीद रहा है, मीशो से कुछ ऑर्डर कर रहा है, तो क्या उस कपड़े को वो छू के टच करके देख सकता है कि इसका कपड़ा कैसा है? नहीं देख सकता। उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, वो तो हमें सिर्फ फ़ोटो में दिखाई देगा। तो ये ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसमें हमारा पर्सनल टच नहीं होता, जिससे की वजह से जो बंदा है या फिर वो पर्सन है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। इसमें कभी-कभी लेट डिलीवरी भी हो जाती है, लेट डिलीवरी डिले हो जाता है। जैसे कि अब मुझे ईद का ना दुपट्टा मंगाना था ईद का। अब ईद की जो तारीख थी ना, उसके बाद की उसकी डिलीवरी दिखा रहे थे। फिर मुझे बहुत डर लगा कि अगर मैं इनसे डिलीवर करवाऊँगी तो भाई ईद ही निकल जाएगी, फिर क्या मैं पहनूँगी? तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं किस पर, ई-कॉमर्स पर। लेट डिलीवरी भी होती है, डिले भी होते हैं और इसमें हम श्योर भी नहीं होते क्वालिटी को लेके। ज़रूरी थोड़ी ना है कि क्वालिटी मस्त ही आएगी। फेक रिव्यू भी तो दे सकते हैं ना वो, जैसे कि रिव्यूज़ जो नीचे दिए जाते हैं वो उनको फेक भी तो दे सकते हैं ना, ताकि वो अपनी सेल्स को बूस्ट करवाना चाहते हो और क्या करें, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें पकड़ा दे। तो ये भी क्वालिटी के बारे में भी हम श्योर नहीं होते ई-कॉमर्स के अंदर। डिफ़िकल्टी होती है कुछ परचेज़ करने में, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको परचेज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे गोल्ड को बारीकी देखना, उसके डिज़ाइंस को समझना और जो कस्टमाइज़ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल ही कस्टमर की नीड और उनके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे फर्नीचर चाहिए, कितने का चाहिए, कितने का नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदना, मतलब ई-कॉमर्स की वेबसाइट से या फिर प्लेटफ़ॉर्म से खरीदना, ई-कॉमर्स से खरीदना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है साइट क्रैश इशू। कुछ साइट क्रैश भी हो जाती है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मशीनरी प्रॉब्लम भी चलती ही चलती हैं और यहाँ पे साइबर क्राइम एंड डाटा प्राइवेसी भी इशू होती है। जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हैक्ड हो जाती है। जब भी हम कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं तो वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन माँगते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन माँगते हैं कि आपको ये फिल करना ही पड़ेगा। तो हम अपना नंबर, अपना एड्रेस, ये सारी चीज़ें देते हैं। इन सारी चीज़ों को देने से क्या होता है, जो हमारी प्राइवेसी है वो बनी नहीं रहती, हमारी प्राइवेसी लीक्ड हो जाती है। ठीक है, और चीज़ें हैक्ड होने का भी खतरा रहता है, हमें कहीं पे बैंक्स डिटेल भी डालनी पड़ती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज किसके, ई-कॉमर्स के। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स के बारे में कि ई-कॉमर्स कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ ही चुके हो कि ई-कॉमर्स एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ ऑनलाइन काम होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप्स है B2B। ये मॉडल्स भी बोलते हैं इनको, टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो B2B क्या है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे इन सब में हम ये बता रहे हैं किन किन के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कौन किससे सामान खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो यही बात करने वाले हैं। तो B2B एक ऐसा मॉडल या ऐसा टाइप है ई कॉमर्स का जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर अपनी एक वेबसाइट बनाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी होलसेलर को या फिर किसी भी बिजनेस को, बिजनेस लिखा है ना, तो किसी भी बिजनेस को अगर सामान खरीदना होगा तो वो इनकी वेबसाइट पे जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा बल्क में। भाई होलसेलर तो बल्क में ही करते हैं, ऑर्डर प्लेस करेगा होलसेलर बल्क में, उसके बाद ऑर्डर प्रोसेस होगा, उसके बाद ये क्या कर देंगे, होलसेलर को माल डिलीवर कर देंगे। तो B2 बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि होलसेलर वाला भी तो एक बिजनेसमैन ही है, वो भी तो अपना बिजनेस चला रहा है। तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, सामान को खरीदना और बेचना चल रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं इसके, तो अमेजन हो गया और अलीबाबा हो गया। अमेजन क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एंड वैसे ही अलीबाबा भी क्या है, अलीबाबा एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है। तो ऐसा ही होता है, इसमें क्या होता है, ये वेबसाइट के थ्रू सामान का खरीदना बेचना चलता है, क्योंकि भाई ये ई कॉमर्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको B2B बिजनेस क्या होता है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं B2C की। B2C में क्या करते हैं कि कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, वो बिजनेस से सामान खरीदते हैं, कंपनी से सामान खरीदते हैं। वो कैसे, अब देखो इनके बीच में किन किन के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है, एक तो बिजनेस के बीच में चल रही है, कंज्यूमर्स के बीच में चल रही है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास बहुत सारा सामान होगा, है ना, और कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर, हम जैसे कस्टमर्स वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी उन्हें पसंद आएगा ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो बात कंपनी तक पहुंचेगी कि ऑर्डर आया है, फिर वो माल को डिलीवर कर देंगे। यही होगा B2C बिजनेस में, जहाँ पर बिजनेस और कंज्यूमर डील कर रहे हैं आपस में। वो किसके थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट से हम करते ही करते हैं। हमें कोई भी ग्रॉसरी का सामान हो, चाहे क्लोथिंग का, चाहे एसेसरीज का, या किसी भी चीज़ का, होम डेकोर का, ये सारे सामान हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजन की वेबसाइट पे गए,
उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्रोसेस होता है, कंपनी के बाद इन्फॉर्मेशन जाती है, उसके बाद कंपनी हमें क्या कर देती है, वो सामान डिलीवर करती है। हो गया ना बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं C2C की। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कि खरीदना और बेचना किसके पास चलेगा, किसके साथ चलेगा, एक कंज्यूमर के दूसरे कंज्यूमर के साथ। ठीक है, अब वो कैसे, आप तो बहुत सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे कैसे होता होगा। ऐसा होता है जैसे कि OLX, आपने देखा है ना, OLX पे क्या होता है, एक कंज्यूमर अपना पुराना सामान या फिर अपना जो भी सामान उसे बेचना हो वो बेच देता है। ठीक है, फिर वहीं पे दूसरा कंज्यूमर उसी सामान को अगर उसे खरीदना होता है, सेकंड हैंड चीज़ें, तो वो उसे खरीद लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कंज्यूमर ने वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने अपना जो भी उसे खरीदना था वो उसने प्लेस किया, फिर ऑर्डर गया यहाँ पे और कंज्यूमर से हमें वो सामान मिल गया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रही है, कंज्यूमर के और कंज्यूमर के बीच में हो रही है। ठीक है, वो किसके थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू। अगर मैं इन कंपनियों के एग्जाम्पल दूँ तो OLX एंड eBay भी क्या है, एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम अपने पुराने सामानों को बेच सकते हैं और दूसरा कंज्यूमर वहीं से पुराने सामानों को खरीद भी सकता है। ये बहुत सारे आइटम बेचता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, एसेसरी, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें ये बेचता है। चलिए अब बात करते हैं C2B की। अब कंज्यूमर टू बिजनेस, अब कंज्यूमर बिजनेस को कैसे सामान दे सकता है, आप तो बड़े सोच में हो, है ना। एक बिजनेस कंज्यूमर को तो दे सकता है, जैसे कि अमेजोन हमें दे रहा है, फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है, लेकिन एक कंज्यूमर बिजनेस को कैसे सामान दे सकता है, तो दे सकता है। आपने देखा होगा जो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, वो किचन का लिंक दे देते हैं। वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसको, बिजनेस को। वो उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी चीज़ों का प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो कभी कभी अपना प्रोडक्ट भी देते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बेचते हैं। वो कैसे, आपने फ्री ऐप देखा ही होगा। फ्री ऐप में क्या होता है, अपने पुराने कपड़े हम बेच सकते हैं, पुराने कपड़े बेच सकते हैं। हम दे रहे हैं ना, बिजनेस को दे रहे हैं ना, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, और हम ही उनके सामान का प्रमोशन करके या फिर ब्लॉगर उनके फूड का प्रमोशन करके क्या करते हैं, उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, कंज्यूमर होता है, वो अपनी चीज़ों को वेबसाइट पे पोस्ट करता है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम के बायो में लिंक भी देखे होंगे कि ये मेरा ईमेल का लिंक है, कोलैब करने के लिए लिंक है। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर होते हैं वो वेबसाइट पे अपनी पोस्ट वगैरह करते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। एक बिजनेस सारी चीज़ें देखता है, उनके टैलेंट को देखता है कि वो कैसा काम कर सकता है, फिर उनको हायर कर लेता है। वो ये जो कंज्यूमर है ये इन्हें सर्विस भी दे सकते हैं और प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं B2G की। B2G में क्या होता है कि एक बिजनेस गवर्नमेंट को चीज़ें दे रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन किन किन के बीच में चल रही है, एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में चल रही है और बिजनेस के बीच में चल रही है। आप सोचोगे कैसे, देखो जब गवर्नमेंट को रोड वगैरह बनवाने होते हैं, ठीक है, जितने भी डैम्स वगैरह बनवाने होते हैं, ये सीमेंट वीमेंट कहाँ से खरीदेगा, एक बिजनेस से ही तो खरीदेगा, उन्हीं के साथ तो डील करेगा। तो वैसे ही मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। एक आर्चर सॉफ्ट क्या है, एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कंपनी, ये बिजनेस है, समझ में आ गया, ये बिजनेस है। आर्चर सॉफ्ट कंपनी एक बिजनेस है जो कि रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ जुड़ती है, ठीक है, उनको हेल्प करती है। ये सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हम ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो वेबसाइट के थ्रू हो रहा है ये काम। ठीक है, तो ये बिजनेस वेबसाइट्स के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद करती है रिस्क को मैनेज करने में और डेटा को प्रोवाइड करवाने में। और ओपन एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट एजेंसीज को सॉफ्टवेयर सेल्स करती है। ठीक है, तो बिजनेस क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को भी तो दे रहा है ना। एक कंपनी क्या कर रही है, डेटा वगैरह शेयर कर रही है ताकि रिस्क का मैनेजमेंट हो सके। एक कंपनी क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस किस के बीच में चल रही है, एक गवर्नमेंट के बीच में चल रही है और एक बिजनेस के बीच में चल रही है। ठीक है, और ये सारी ट्रांजैक्शन याद रखना एक वेबसाइट के थ्रू हो रही है। ठीक है, एक वेबसाइट के थ्रू हो रही है क्योंकि ये ई-कॉमर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऊपर तो बिजनेस था, अब यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस को कैसे दे रहा है, अब यहाँ पे कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चीज़ें दे रहा है, कैसे उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रही है। यहाँ पे इंटरेक्शन करने वाले एक तो कंज्यूमर है और एक गवर्नमेंट है। यहाँ पे कौन कौन इंटरेक्शन कर रहा है, एक तो कंज्यूमर और एक गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब किसके थ्रू चल रहा है, वेबसाइट के थ्रू चल रहा है। अब आप सोचोगे ये कैसे,
तो जितनी भी मतलब कि हम जैसे कंज्यूमर्स हैं उनको अपना टैक्स पेमेंट करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ही हम करते हैं। उनकी वेबसाइट पे हम जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा EFTPS एक टैक्स पेमेंट वेबसाइट है जहाँ पे हम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करते हैं। जितनी भी हमें क्वायरीज होंगी वो सारी हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे हम सब चीज़ें कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर का एक गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है, टैक्स की पेमेंट करके, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करके। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन चल रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है ना इसका, एक इसकी वेबसाइट का, तो लिख लीजिए EFTPS, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो टैक्स से रिलेटेड सारे काम करती है। चलिए अब बात करते हैं P2P की। P2P क्या होता है, पीयर टू पीयर। मतलब पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक बायर या फिर एक सेलर, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन होगी, किसी भी बिना किसी या थर्ड पार्टी जिसे हम बोलते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे होगी ही नहीं। पीयर टू पीयर मतलब सेम, जैसे कि अगर मैं सेम क्लास में हूँ, पीयर टू पीयर मतलब सेम साथी, जो हमारा भी लेवल सेम हो उसका भी लेवल सेम हो, हमारी पोजीशन सेम हो उसकी भी पोजीशन सेम हो, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं वो सेम लेवल के हैं, ठीक है। तो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बायर सेलर बन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। या इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है इट्सी। इट्सी एक ऐसी मार्केट प्लेस है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें, जितनी भी धार्मिक चीज़ें होती हैं, होम डेकोर का सामान होता है, ये सारी चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं। यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे ही कस्टमर्स को बायर बनाता है, मतलब दोनों ही एक ही लेवल के हैं, पीयर्स हैं, ठीक है। आपस में वो क्या करेंगे, खरीदना बेचना करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कस्टमर भी तो सेम था, ऊपर मैडम ने जो सेम पढ़ाया, कस्टमर भी तो सेम था। इन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर में और पीयर टू पीयर में एक डिफरेंस ये है कि इसमें पीयर टू पीयर में थर्ड पार्टी नहीं होगी, लेकिन कंज्यूमर टू कंज्यूमर में थर्ड पार्टी हो सकती है। वहाँ पर कोई मिडलमैन या ब्रोकर या फिर जो भी कमीशन खा रहा हो, बिकवाने वाला हो सकता है, लेकिन पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता। ऊबर एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है एंड इट्स ही भी एक कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे दो लोगों को मिला के एक दूसरे का वो सामान खरीदते हैं, सर्विसेज भी खरीदते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के साथ सर्विसेज भी सेल होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में क्या होता है, इसमें कोई भी मिडलमैन नहीं होगा, कोई भी होलसेलर नहीं होगा, कोई भी रिटेलर नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट अपने कंज्यूमर के साथ डील कर लेगी, डायरेक्टली सेल कर देगी। अब इसमें आप सोच रहे होगे कैसे, तो ये जो कंपनियां होती हैं ना, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी रखेंगी ही नहीं, होलसेलर को रखेंगी ही नहीं, मिडल मैन को रखेंगी ही नहीं, रिटेलर को रखेंगी ही नहीं। ये अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि अमेजन वेबसाइट हो गई या फिर कितनी भी एप्लीकेशंस के थ्रू कहीं और बोलेंगे कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए। जैसे कि आपने ऐड भी देखा होगा कि बहुत सारे फ़ोन वगैरह का ऐड आता है, वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। उन्होंने होलसेलर नहीं रखा, पहले अपने सामान होलसेलर को बेचे, होलसेलर ने फिर हमें बेचा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मिडल मैन को बीच में से कट ही कर दिया गया, डायरेक्ट ही कंपनी का सामान हमारे तक पहुंच गया, ठीक है। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो डॉलर शेव क्लब एंड कैस्पर। डॉलर शेव क्लब एक ग्रूमिंग कंपनी है जो ग्रूमिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सामान सेल करती है, एंड कैस्पर मैट्रेसेस पिलो ये सब चीज़ें सेल करती है। तो ये हुआ D2C का एग्जांपल। तो यही वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।